قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, शुरू करें फिर। सर ये आपका बेटा था? नहीं नहीं, ये भतीजा है मेरा, वो बायोलॉजी पढ़ने आया है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। सही। ये फर्स्ट ईयर में है ना, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना है। माशाल्लाह सर। हम तो खिदमतें हलक कर रहे हैं हर जगह। हाँ जी, करें शुरू। सर वेट कर लें अभी। क्या ये प्रेजेंटेशन सबको नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, आज हमने पढ़ना है आइसोजाइम्स और उनकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, आइसोजाइम्स क्या होते हैं और इनकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, ये शायद आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसको हम क्लिनिकल एस्पेक्ट पे आज पढ़ेंगे कि इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइसोजाइम्स होते क्या हैं? आइसोजाइम को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, मोस्ट आइसोजाइम्स आल्सो कॉल्ड एज एसोएंजाइम that catalyze the same reaction, mean catalyze the same function, but differ in their physical properties because of genetic determined difference in amino acid sequence। इसका मतलब क्या है? ऐसे एंजाइम जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट है सब सारे आइसोजाइम्स के अंदर। इसके अलावा उनके ऊपर चार्ज भी डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे एंजाइम जो फंक्शन एक परफॉर्म करते हैं बट दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय देयर मॉलिक्यूलर एंड पोलैरिटी, दे आर नोन एज आइसोजाइम्स। तो मसलन हमने पढ़ा था कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के 5 आइसोजाइम होते हैं जो कि फंक्शन तो एक ही करते हैं, जो लैक्टेट को पायरुवेट के अंदर और पायरुवेट को लैक्टेट के अंदर, लेकिन इनकी लोकेशन बॉडी के अंदर ये भी डिफरेंट है और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट है। Isozyme may contain different number of charged amino acid and may be separated from each other by electrophorese। Mostly SDS पेज के थ्रू हम इसको सेपरेट करते हैं। Isozymes have different quaternary structure। What is quaternary structure? एक ऐसी प्रोटीन जो एक से ज्यादा सब यूनिट की बनी हो, उसको हम प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। Different organs frequently contain characteristics proportion of different आइसोजाइम। ठीक है, यानी कि एक आइसोजाइम अगर एक ऑर्गन के अंदर ज्यादा है तो वो दूसरे के अंदर दूसरा ज्यादा होगा आइसोजाइम। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये टेट्रामेर है, इसका मतलब है कि ये 4 यूनिट प्रोटीन का बना है। ठीक है, 4 सब यूनिट इसके अंदर होते हैं
जिसमें एक एच है, एच फॉर हार्ट, और दूसरा एम है, एम फॉर मसल। ठीक है। द सब यूनिट कैन कंबाइंड एज शोन बिलो टू यील्ड कैटालिटिकली एक्टिव एसोजाइम्स ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। ये आप दे सकते हैं, हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आइसोजाइम 5 हैं। ठीक है। जो LDH1 है उसमें जो यूनिट पाए जाते हैं चारों H हैं, और ये हार्ट के अंदर ज़्यादा होता है। LDH2 है, इसमें 3 H सब यूनिट है प्रोटीन के, एक कम सब यूनिट है, और ये भी हार्ट में ज़्यादा होता है। I3 है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 3 है, इसमें 2H 2M होते हैं। ठीक है। और ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि कार्डियक टिश्यू के अंदर ज़्यादा होता है, और उसकी डिटेक्शन के लिए हेल्प आउट करता है। जो I4 है, H ट्रिपल एम, ये लिवर के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है। और I5 ये मसल और लिवर दोनों के अंदर मौजूद होता है। तो इसमें अगर किसी को हार्ट की डिजीज है तो इसका मतलब है उसका LDH1 लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। और एज कंपेयर टू LDH2। इसीलिए सिमिलरली अगर किसी को दिल की बीमारी है तो उसका LDH3 लेवल बढ़ जाएगा। और अगर किसी को लिवर की बीमारी है तो उसमें LDH4 और 5 बढ़ जाएंगे। अगर किसी को मसल डिजीज है, मसल डिस्ट्रॉफी है, तो उसमें LDH5 बढ़ जाएगा। ये करता क्या है? ये एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है और पायरुवेट को लैक्टेट में, बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है। अब ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस लिखी हुई है। तो अगर तो LDH1 का लेवल ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है काफ़ी, तो ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ इशारा करता है। क्यों? क्योंकि LDH1 जो है, जिसमें चारों सब यूनिट H होते हैं, ये हार्ट के टिश्यू के अंदर ज़्यादा होता है। जबकि LDH2 और LDH3 इंक्रीज करते हैं लुकेमिया के अंदर। ठीक है। LDH2 और LDH3 इंक्रीज करते हैं लुकेमिया के अंदर, ब्लड कैंसर के अंदर। LDH5 इंक्रीज होता है लिवर और मसल डिजीजेज। तो LDH1 जो है वो कार्डियक डिजीज को शो करेगा, LDH2 और LDH3 जो है ये ल्यूकेमिया को शो करेगा। अगर दूसरा जो एसोजाइम है वो क्रीटिन काइनेज है, जिसको क्रीटिन फास्फोकाइनेज भी कहते हैं। ठीक है। ये मसल्स के अंदर होता है और फास्फोरिलेशन करता है क्रीटिन प्रोटीन की। और इसके 3 एसोजम है। ये एक डाइमर है, डाइमर का मतलब है ये 2 प्रोटीन का बना होता है, एक बी और एक एम। बी फॉर ब्रेन, एम फॉर मसल। ठीक है। तो इसमें जो बी सब यूनिट है यानी कि CK1 है, ये ब्रेन के अंदर ज्यादा होता है। अगर कोई ब्रेन की डिजीज है तो CK1 का लेवल बढ़ेगा। CK2 का लेवल उस वक्त बढ़ेगा जब कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होती हैं, क्योंकि CK2 कार्डियक मसल्स के अंदर ज्यादा होता है। और CK3 का लेवल बढ़ता है जब मसल डिस्ट्रॉफी होती है। ईच ऑफ द creatine phosphokinase enzyme shows a characteristic mobility over gel electrophoresis। आप देख सकते हैं जिनमें बी सब यूनिट है वो उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और जिनके अंदर एम सब यूनिट होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो ये जो जेल है इसके ऊपर प्रोटीन रन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। जो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेगी, जिसका ज़्यादा होगा वो कम ट्रेवल करेगी। और जिसका स्पॉट ज़्यादा बनेगा, जो ज़्यादा थिक बैंड बनेगा, उसका मतलब है वो वाली प्रोटीन ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी और वो डिजीज को शो करती है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जो टिश्यू के अंदर 5% से ज़्यादा हो जाता है CK2 का लेवल, यानी कि जिसमें MB सब यूनिट होते हैं। Appearance of this CK2 in the plasma is virtually specific for infarction of the myocardium। ये 4 से 8 घंटे बाद आफ्टर चेस्ट पेन इसका लेवल बढ़ता है और 24 घंटे के बाद ये पीक में चला जाता है, और फिर 72 आवर्स के बाद ये नॉर्मलाइज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर CK2 का लेवल यानी कि उसकी पीक यानी कि उसका डेंस बैंड आता है तो हम कहते हैं कि इसकी डिजीज है
हार्ट की, और अगर CK3 का लेवल बढ़ेगा उसका मतलब है उसको मसल की या लिवर की डिजीज हो सकती है। ये कुछ एंजाइम हैं, सॉरी कुछ इनहिबिटर हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ये दवाइयां हैं जो ये एंजाइम हैं इनको इनहिबिट करती हैं और ये सामने वाली डिजीजेस से क्योर प्रोवाइड करती हैं। एस्टाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करता है और ज़्यादा यूरिनेशन होती है, तो ये डायूरेटिक है। ठीक है, एस्टाजोलामाइड जो इनहिबिटर है ये किसको ब्लॉक करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और इसको हम डायूरेटिक कहेंगे। ठीक है, एलोप्रिनोल किसको ड्रग जो है वो किसको ब्लॉक करती है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ये न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का लास्ट एंजाइम है जो ज़ैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है बॉडी के अंदर तो फिर हम एलोप्रिनोल ड्रग्स देते हैं जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करती है और गोट से राहत मिलती है, एलेविएट पेन ऑफ गोट, तो ये उससे राहत देती है। एस्पायरिन साइक्लोऑक्सीजिनेज इसमें इस एंजाइम को जाके ब्लॉक करती है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, यानी कि सर दर्द से ये आपको राहत देती है। कैप्रोप्रल जो है वो एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम को जाके ब्लॉक करती है और एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि कि ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड वेसल को। तो कैप्टोप्रिल अगर देते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है, एंटी हाइपरटेंसिव है, यानी कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। अगर आप ओमेप्राजोल को देखें तो ये जो प्रोटॉन पंप होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको ब्लॉक करता है यार, गैस्ट्रिक प्रोटॉन को जो ATPase पंप होते हैं उसको ब्लॉक करता है मेप्राजोल और एसोमेप्राजोल, और गैस्ट्रिक एसिडिफिकेशन को ये रिड्यूस करता है। ये हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको गैस्ट्राइटिस होती है, यानी कि उनके अंदर एसिड ज़्यादा होता है और एक बैक्टीरिया ज़्यादा, एच पाइलोरी का लेवल ज़्यादा हो जाता है। फेनिलजीन है, ये किसको जाके ब्लॉक करता है? मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ये भी आपके अंदर एलर्जिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप फेनिलजीन देते हैं तो ये एंटी डिप्रेशन फैक्टर है। इसके अलावा वारफेन जो ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेज को और जाके ब्लॉक करता है और ये एंटी कोगुलेंट है। और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ब्लड क्लोटिंग ज्यादा होती है उसको हम वारफेरन देते हैं। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर ये सर तो जो क्रिएटिन एक एक करके पूछें। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन करते करते किधर चले गए आप? हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? जुनेद साहब पूछने लगे थे। सर जो सीके का बी डायमर इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा क्यों होता है? ये जो M सब यूनिट होते हैं ना, ये इनका मॉलिक्यूलर, ये प्रोटीन के यूनिट होते हैं, इनके अंदर हैवी अमाइनो एसिड होते हैं, इसलिए इसके अंदर इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। और B सब यूनिट जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है क्योंकि इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट अमाइनो एसिड होते हैं। ओके सर। और कोई? सर ये आपने जो क्रिएटिनिन काइनेज का बताया CK1, ये जो भी बताया आपने कहा इनका लेवल जब हाई होता है तो जो है डिजीज होती है ब्रेन की या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, तो लेवल हाँ, लो नहीं होता इनका? लेवल लो नहीं होता, असल में ये मसल्स के अंदर होते हैं, एरिया स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल जो CK2 है वो हार्ट के मसल्स के अंदर ज्यादा होता है। अगर हार्ट के मसल डैमेज होते हैं ये लीक आउट होकर ब्लड में आता है, तो ब्लड में इसका लेवल रेज आ जाता है नॉर्मल से
रेज कर जाता है। तो ये इस वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन को डिटेक्शन के लिए हम ये CK2 का लेवल देखते हैं या LDH1 का लेवल देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम कार्डियो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए एक और टेस्ट करते हैं जिसको ट्रोपोनिन E और ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन R प्रोटीन कहते हैं। इसका लेवल बढ़ जाता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। हाँ जी जी सर, यहाँ पे क्रिएटिनिन काइनेज में आपने एक ये भी बताया था कि जो 7 to 8 तक ये इंक्रीज करती है और 24 पे पीक पे चली जाती है, तो 24 से 72 तक, हाँ जी 24 से 72 तक फिर मतलब इंसान नॉर्मल नहीं रहता, 72 के बाद नॉर्मल होता है। 24 घंटे बाद क्या होता है कि ये लेवल इसका बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जी आप जी 36 और 72 आवर्स के बाद ये नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है क्योंकि टिश्यू रिपेयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। सर ल्यूकीमिया डिजीज में क्या होता है? ल्यूकेमिया में क्या होता है? ल्यूकेमिया के किसको कहते हैं, किसी को पता है? ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया का पता है किसी को, क्या होता है? तो ब्लड कैंसर, वाइट ब्लड के साथ कोई एसोसिएटेड डिसऑर्डर होगा। हाँ, आपके जो बोन मैरो सेल्स हैं वो अब नॉर्मल अमाउंट में वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर अब नॉर्मल अमाउंट में बोन मैरो सेल जो हैं वो वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करेंगे, उनका साइज भी नॉर्मल नहीं होगा, तो उसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अब नॉर्मल बनते हैं, ठीक है, तो इसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। इसको ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। ठीक है सर। सर जब बॉडी में LDH4 इंक्रीज करते हैं तो कौन सी डिजीज होती है? ये स्लाइड में मेंशन नहीं किया हुआ, बता दें। हाँ, LDH4 और LDH5 दोनों इंक्रीज करते हैं लिवर और मसल डिजीज में, लेकिन हम LDH5 को ही लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंक्रीज करता है। ठीक है सर। सर सर पहले लेवल इंक्रीज करता है, पहले डिजीज होती है? डिजीज होगी तो लेवल इंक्रीज होगा, मसल डैमेज होंगे या टिश्यू डैमेज होंगे तो वो बाहर आएगा एंजाइम और ब्लड में लीक आउट होके आ जाएगा। ठीक है सर जब डिजीज होती है तो ये खुद ब खुद मतलब मसल्स अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं आफ्टर 24 हाँ, आवर्स। ये रिपेयर का प्रोसेस मार्फोजेनेसिस होता रहता है बॉडी के अंदर। एपिथेलियल सेल जो है वो रिपेयर होते रहते हैं। हाँ जी, आगे चलें कि सर LDH के 4 मतलब लिखे हुए हैं कि होते हैं इसके सब यूनिट्स स्लाइड में, लेकिन नेक्स्ट इसके 5 दिए हुए हैं सब यूनिट्स। LDH के 5 होते हैं ना, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5, 5 एसोजाइम है इसके, ठीक है। जो LDH1 है इसमें चारों H सब यूनिट होते हैं, LDH2 में 3 H और 1 M, LDH3 में 2 H और 2 M, और LDH4 में 1 H और 3 M, और LDH5 में 4 M होते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, आगे चलें। यस सर। चलें आगे, आगे थोड़े और एंजाइम जो यूज होते हैं। ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। Certain enzyme, proenzyme, and their substrate are present at all times in the circulation of normal individual and perform a physiological function in the blood. For example, example of these functional plasma enzyme include lipoprotein lipase, ठीक है, and pseudo choline esterase, and the proenzymes of the blood coagulation and blood clot
डिसोसिएशन यानी कि क्लोटिंग फैक्टर, ये जो होते हैं ये प्लाज्मा के अंदर होते हैं, लेकिन ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में इनका इतना रोल नहीं होता। लेकिन जो होते हैं आपके किसी आर्गन के अंदर, उनका क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर रोल होता है। मसलन लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है ये आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर ज्यादा होता है ब्लड, क्योंकि ये पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है इसको नहीं रिलीज करते। पैंक्रियाटिक एंजाइम जो रिलीज करते हैं वो अल्फा माइलेज होता है। ये लिपोप्रोटीन जो है लाइपेज ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता है। The majority of these enzymes are synthesized in and secreted by the liver. Liver के अंदर ये synthesize होते हैं। Plasma also contain numerous other enzymes that perform no physiological function in blood. ठीक है, these apparently non-functional plasma enzymes, ठीक है, और ये secrete होते हैं। ये जो नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्लिनिकली। जो फंक्शनल प्लाज्मा के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर। जो नॉन फंक्शनल एंजाइम यानी कि किसी आर्गन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और वहां पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बाद में अगर वो डैमेज होता है तो ब्लड के अंदर आते हैं, वो इम्पोर्टेंट है क्लिनिकल डायग्नोसिस में। ठीक है, राइज फ्रॉम द रूटीन नॉर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड अदर सेल्स। Tissue damage or necrosis resulting from injury or disease is generally accompanied by the increase in level of several non-functional plasma। ने कहता है किसी अगर सेल को कोई इंजरी हो गई है, आर्गन को इंजरी हो गई है, टिश्यू को इंजरी हो गई है, नेक्रोसिस हो गई है, डैमेज हो गया, तो ये नॉन फंक्शनल एंजाइम जो प्लाज्मा के नॉन फंक्शनल एंजाइम है ये बाहर आ जाएंगे और ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में अपना रोल प्ले करेंगे। तो एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम और दूसरे नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम। फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम क्या है, जो प्लाज्मा के अंदर ही रहते हैं और वहां पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम जो प्लाज्मा के अंदर नहीं आते, तब आते हैं जब कोई डैमेज हो जाता है। Plasma enzyme level depends on the rate of release from damaged cell, which in turn depends on the rate at which the damage is occurring। ये नॉन फंक्शनल एंजाइम की, प्लाज्मा नॉन फंक्शनल एंजाइम की बात कर रहे हैं। द एक्सटेंट ऑफ सेल डैमेज, जितना ज्यादा डैमेज होगा उतनी ज्यादा लीकेज होगी, उतना वो ब्लड के अंदर ज्यादा आएगा। इन द एब्सेंस ऑफ सेल डैमेज द रेट ऑफ रिलीज ऑफ डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेल प्रोलिफरेशन। ठीक है, मसलन बच्चों के अंदर कुछ एंजाइम ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अडल्ट, तो ये डिफरेंट होती है रेशो जो एंजाइम रिलीज होते हैं नॉन फंक्शनल एंजाइम। द डिग्री ऑफ इंडक्शन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, these factors are balanced by the rate of enzyme clearance from the circulation। यानी कि वो डैमेज होते रहते हैं लीवर के अंदर, वो मेटाबोलाइज होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। इंक्रीज इन enzyme level can be used as a marker for the cell damage and proliferation। ये डायग्नोसिस में आम रोल प्ले करते हैं। enzyme level can use for the diagnosis and prognosis। तो सबसे पहला है एज, जो फैक्टर फैक्ट करते हैं एंजाइम को वो है एज। प्लाज्मा अस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज, जिसको AST भी कहते हैं, एक्टिविटी इज मॉडरेटली हायर ड्यूरिंग द न्यूनेटल पीरियड देन एडल्ट। कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर AST का लेवल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अडल्ट। सिमिलरली अगर आप अल्कलाइन फास्फेटेज को देखें, इसकी एक्टिविटी बोनी रीजन में हायर होती है चिल्ड्रन के अंदर और देन इन एडल्ट, एंड पीक ड्यूरिंग द पुबर्टल बोन ग्रोथ स्पर्ट बिफोर फॉलिंग टू अडल्ट। यानी कि जब 12 से 13 साल की उम्र होती है तो उस वक्त ये जो अल्कलाइन फास्फेटेज, ये फास्फेट लिखा हुआ है तो फास्फेटेज है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ये अल्कलाइन फास्फेटेज है। सिमिलरली अगर सेक्स को देखें तो प्लाज्मा गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो है इसकी एक्टिविटी मेन के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वुमेन। इसी तरह फिजियोलॉजिकल कंडीशन देखें
plasma alkaline phosphatase activity rises during the last trimester of the pregnancy because of the presence of placental lysozymes. ठीक है, जो अल्कलाइन फास्फेटेज है उसकी जो लेवल है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट वोमेन में इंक्रीज कर जाता है. Several enzymes such as transaminases and creatine kinase rise moderately in plasma during and immediately after labor or strenuous exercise. ठीक है, ये इसका लेवल बढ़ जाता है जब लेबर होता है या आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं. In enzyme deficiency and health, most genetic disorders are due to the deficiency in enzyme function. ठीक है, उनके एंजाइम बॉडी के सही तरीके से काम नहीं कर रहे. This archival photo shows the 3 children with enzyme deficiency that cause phenylketonuria. ठीक है, इसमें क्या होता है, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है. ये हम डिटेल में करेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिक डिजीजेस में. तो कीटोन बॉडीज बनती हैं फिनाइलएलानिन से. ठीक है, और उसके फिर साइड इफेक्ट्स आते हैं कि जो देखने में प्रॉब्लम आती है, चलने में प्रॉब्लम आती है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. Then role in clinical diagnosis and prognosis. ठीक है, ये जो आपके एंजाइम हैं इनके क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या रोल है. The determination of enzyme in the serum is of great help in the diagnosis of certain diseases. सबसे पहले है माइलेज. तो अल्फा माइलेज, not the other mileage. Alpha mileage is increased in the parotitis and acute pancreatitis. ठीक है, इसमें क्या होता है कि पैंक्रियाज जो है उसका साइज, उसमें इन्फेक्शन हो सकती है. ठीक है, जिसको पैरोटाइटिस कहते हैं, या फिर पैंक्रियाटाइटिस यानी कि स्वेलिंग हो जाती है पैंक्रियाज के अंदर. तो इसमें माइलेज का लेवल बढ़ जाता है. अगर पैंक्रियाटिक डिजीज है तो माइलेज का लेवल. और इसके अलावा लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये इसका बहुत ज्यादा लेवल हो जाता है एज कंपेयर टू माइलेज अगर पैंक्रियाटाइटिस हो गई है. इसके अलावा कोलिन एस्ट्रेज, इट इज डिक्रीज इन द लिवर डिजीज एंड रेज्ड इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. यानी कि अगर किडनी डिजीज है तो कोलिन एक्सट्रेज एंजाइम का लेवल बढ़ जाएगा, और अगर लिवर डिजीज है तो कोलिन एस्ट्रेज का एंजाइम कम हो जाएगा. Alkaline phosphatase, it is raised in Rickert, hyperparathyroidism, Paget disease. ये सारी बोनी डिजीज है. Paget डिजीज में जो है बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है. ऑस्टियोब्लास्टिक सार्कोमा, इसमें भी जो है कैंसर हो जाता है बोनी, उसमें पोर बन जाते हैं. एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इसमें भी अल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल बढ़ जाता है. ठीक है, तो अल्कलाइन फास्फेटेज कहीं सबसे इम्पोर्टेंट ये किसी भी बोनी डिजीज को शो करता है. एसिड फास्फेटेज, इट इज रेज्ड इन द प्रोस्टेट कार्सिनोमा, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर कोई कैंसर है तो उसमें एसिड फास्फेटेज का लेवल बढ़ जाएगा विद मेटास्टेसिस, यानी कि कैंसर. दिस इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर प्रोडक्शन फ्रैक्शन स्पेसिफिक फॉर प्रोस्टेट एंड नॉन प्रोस्टेट टिश्यू कैन आल्सो बी मेजर्ड. ठीक है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर अगर किसी को है तो उसमें एसिड फास्फेटेज का लेवल बढ़ जाएगा. ये पेजेंट डिजीज में इसका कोई रोल नहीं होता, ये गलती से लिखा गया. आगे है एएसटी. एएसटी का दूसरा नाम क्या है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सालो एस्टिक ट्रांसमाइनेज. ठीक है, तो जो एएसटी है, इट इज रेज्ड इन एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी इसका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन मोस्टली ये हम लिवर डिजीज के लिए. AST is found in higher concentration with cardiac muscle fiber and leak into the bloodstream in the injury to these fiber. It is also raised in acute liver damage. लेकिन जो मेजर हम लिवर के लिए टेस्ट करते हैं वो ALT है. ठीक है, एलानिन माइनोट्रांसफरेज, ये जल्दी बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू AST इन लिवर डिजीजेज. ठीक है,
इसको एक और नाम देते हैं SGPT। इसका मतलब है सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमाइनेज। इट इज रेज्ड इन acute liver damage on injury to liver cells in which it is present in the large amount, this enzyme leak into the bloodstream। जो ALT है वो ज्यादा स्पेसिफिक है लीवर के एज कंपेयर टू AST। वैसे दोनों का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। तो जो AST है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी बढ़ जाता है। देन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका हमने पढ़ा है कि जो LDH5 है उसका लीवर की डिजीज में लेवल बढ़ जाता है और LDH3 का लेवल बढ़ जाता है, किसमें LDH3 ल्यूकेमिया के अंदर बढ़ जाता है। LDH1 जो है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में बढ़ जाता है। एसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेज इज रेज्ड इन कंडीशन एसोसिएटेड विद डैमेज टू लिवर पैरेन्काइमा सेल, ठीक है। हेपाटोसाइट यानी कि लीवर के सेल्स के अंदर अगर डैमेज हो गया है, हेपाटोसाइट्स के अंदर डैमेज हो गया तो एसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेज का लेवल बढ़ जाएगा। क्रीटेन काइनेज इसको हम कर चुके हैं। ल्यूसीन amino polypeptidases, this enzyme is increased in diseases of liver, bile duct and pancreas with polystasis, ठीक है। तो ये कोई भी पैंक्रियाटिक डिजीज है या स्टोन बन गया, कोलिस्टेसिस मीन कोई किसी किस्म का पैंक्रियाज के अंदर स्टोन बन गया, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो फिर ल्यूसीन अमाइनो पॉलीपेप्टाइडेज का लेवल बढ़ जाएगा। 5 न्यूक्लियोटाइडेज, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है और इसमें इसका लेवल बढ़ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज के अंदर, ठीक है। ग्लूटाथाइन और रोडक्टेट इज रेज इन कैंसर एंड हेपेटाइटिस। क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, ग्लूटाथाइन और रोडक्टेट, और कैंसर में जो फ्री रेडिकल ज्यादा बनते हैं। एल्डोलेज इट इज रेज्ड इन स्यूडो हाइपरट्रॉफिक मस्कुलर डिस्ट्राफी, यानी कि अगर मसल में डैमेज हो गया है उसको हम स्यूडो हाइपरट्रॉफिक मस्कुलर डिस्ट्राफी कहते हैं, तो उसमें एल्डोलेज का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा LDH जो 5 है उसका भी लेवल बढ़ जाएगा। फिर है हमारे पास गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज, इट्स लेवल गेट इंक्रीज्ड इन हेपेटोबाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या हेपेटिक जो डक्ट है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो तब इसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड इन अल्कोहल इंड्यूस लीवर डिजीजेस, ठीक है। अल्कोहल इंड्यूस लीवर डिजीज में मोस्टली ये जो अगर हेपेटिक डिजीज है तो उसमें इसका लेवल 25% तक बढ़ जाता है, और अगर अल्कोहलिक इंड्यूस लीवर डिजीज है तो ये 12% तक इसका लेवल बढ़ता है, ठीक है। सीरोप्लाज्मिन क्या होती है? ऐसी प्रोटीन जो कॉपर को स्टोर करती है। इट्स प्लाज्मा लेवल इज डिक्रीज इन हेपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन, जिसको विल्सन डिजीज कहते हैं। इसमें हेपेटोलेंटिकुलर जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। यहाँ तक किसी की कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, आप 10 लो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर प्रो एंजाइम्स कौन से प्रो एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं? प्रो एंजाइम जो एंजाइम तो नहीं होते लेकिन वो लाइक क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर को आप प्रो एंजाइम कह सकते हैं। इसी तरह कोई एंजाइम जो हमारे प्रोटीन के एंजाइम है वो ज़ाइमोजन फॉर्म में रिलीज होते हैं, उनको भी आप प्रो एंजाइम कह सकते हैं, ठीक है। जो नॉन फंक्शनल प्लाज्मा जो फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम होते हैं लाइक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, उसको आप कह सकते हैं कि ये प्रो एंजाइम है, ठीक है। बाद में ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं। इसी तरह काइमोट्रिप्साइनोजन है वो काइमोट्रिप्सिन में आता है। ये जो काइमोट्रिप्साइनोजन है ये प्रो एंजाइम है जी। तो सर मेजोरिटी ऑफ एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज्ड और सेक्रेटेड भी लीवर में होती है, ऐसा क्यों होता है? जस्ट लीवर में सर मेजोरिटी ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज्ड और सेक्रेटेड लीवर में ही होते हैं, तो जस्ट लीवर में ही क्यों होते हैं?
लीवर में सारे सिंथेटिक रिएक्शन मोस्टली लीवर के अंदर होते हैं। जो लीवर इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन आफ्टर स्किन, ठीक है। तो जी मोस्टली जो एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है वो लीवर के अंदर होती है। ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है या आगे चलें? अगर नहीं क्वेश्चन तो हाँ जी। सर सेल प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है? सेल बहुत ज्यादा बढ़ते हैं जब तो उसको सेल प्रोलिफरेशन कहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ना। ठीक है। और सर आपने AST का जो दूसरा नाम बताया था वो दोबारा से बता दें। AST का दूसरा नाम क्या है, निकाल लें इधर क्या है AST कौन सर से वो सबसे? SGOT लिखा हुआ था, वो स्टैंड फॉर। हाँ, S फॉर सीरम, जी G फॉर ग्लूटामिक, जी O फॉर ऑक्सालो एसिटिक, ऑक्सालो एसिटिक, जी। और एंड के ऊपर क्या है, ट्रांसमाइनेज। ठीक है। और सर विल्सन डिजीज क्या कौन सी डिजीज होती है, इसमें क्या होता है? अच्छा, विल्सन जो डिजीज है ये बड़ी जो है अनोखी डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो लीवर के लेंटिकुलर सेल्स होते हैं वो डैमेज जी होना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होना शुरू हो जी, जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाता ये क्यों होता है इसमें, ये जो विल्सन डिजीज है है। जी ये कौन सी प्रोटीन की डेफिशिएंसी यानी कि ज्यादा होने की वजह से हो जाती है? सर एक मिनट। अच्छा, ये इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। और ये जी लीवर रिलेटेड सिम्टम इंक्लूड, इसमें वोमिटिंग आती है, वीकनेस, फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। और येलो जी हो जाती है और खुजली होती है, ठीक है। और ये होती क्या जी। है विल्सन, इसमें कॉपर जो है वो ज्यादा अकुमुलेट करना शुरू कर देता है प्रोटीन के अंदर, सीरोप्लाज्म के अंदर। जी और कोई क्वेश्चन? सर ये सारे नाम याद करने हैं? कौन से? और सर ये इन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स वाले। क्लिनिकल एस्पेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जब आपने लैब में टेस्ट करनी है तो अगर नॉर्मल से ज्यादा होता है ना किसी चीज का लेवल, तो आप बताते हैं कि ये डिजीज हो गई आपको। आप MLT सर वाले, सैंपल कहाँ से लेंगे? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आप MLT के स्टूडेंट हैं, अगर आपको नॉर्मल रेंज से ज्यादा कोई चीज मिलती है तो आप बता तो सकेंगे ना ये वाली डिजीज है आपको, कि नहीं? सही है सर। अल्कलाइन फास्फाटेज भारी होता है, तो इसका मतलब है कि ये बोनी डिजीज है। कोई भी इसमें रिकट्स हो सकती है, यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अंदर पेजेट डिजीज हो सकती है, यानी कि बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। इसमें ऑस्टियोब्लास्टिक और सार्कोमा हो सकता है, इसमें पोर हो सकते हैं बोन के अंदर। तो ये डिफरेंट जो है डिजीजेस के लिए डिफरेंट एंजाइम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको पता होना सर चाहिए सैंपल हमने कौन ब्लड सी में से लेने डिजीज हैं? में कौन सा लेवल, किसका कौन सा एंजाइम इंक्रीज करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज में कौन सा एंजाइम इंक्रीज करता है। ये एंड के ऊपर आपको MCQ भी आएंगे अभी थोड़ी देर में। अगर सबको क्लियर हो गया तो नीचे यस लिखें। सर नेक्रोसिस में नॉन फंक्शनल एंजाइम ही क्यों इंक्रीज करते हैं? नॉन फंक्शन, मैंने कहा प्लाज्मा के अंदर दो तरह के एंजाइम हो सकते हैं। प्लाज्मा फंक्शनल एंजाइम वो वाले होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर फंक्शन करते हैं,
ठीक है। और प्लाज्मा नॉन जी फंक्शनल एंजाइम जो किसी आर्गन या टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं, जब वो डैमेज होता है तो फिर वो बाहर आता है। ठीक है, तो वो किसी ठीक है। डिजीज को शो करता है। हाँ जी, और कोई आगे चलें? सर अभी और भी है? हाँ जी, बस थोड़ा सा रह गया। चलें फिर आज के लिए, वैसे तो 3 4 स्लाइडें और रह गई हैं, कर लें। ठीक है सर, कर लेते हैं। हाँ जी, कहते हैं जो मेन एंजाइम हैं have proved useful as a drugs in those cases in which they can be brought to the site where they shall act। कहते हैं बाज़ औक़ात हम जो एंजाइम है उसको दवाई के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। टू द बॉडी सरफेस टू बॉडी कैविटीज एक्सेसिबल from to the outside into the blood stream and into the gastrointestinal tract। इसमें हम ये एंजाइम ऐड कर सकते हैं। कहते हैं एंजाइम सब्स्टिट्यूशन इन डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस। अगर किसी को जीआईटी ट्रैक में डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस है तो फिर आप कौन से एंजाइम दे सकते हैं? द एंजाइम प्रिपरेशन कंटेन proteinases, lipases, amylases of animal, vegetables and microbial origin। ठीक है। Pepsin and pancreatic containing enzyme of pancreatic juice along with dry bile powder are most frequently used enzyme preparation in digestive disorder। कहते हैं अगर किसी को एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो हम ये एंजाइम दे सकते हैं टू इंक्रीज द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ द एनिमल। इसके अलावा ब्लड कोगुलेशन थ्रोम्बन इज यूज्ड लोकली टू स्टॉप ब्लीडिंग। किसी के अंदर अगर प्रोथ्रोम्बन थ्रोम्बन में कन्वर्ट नहीं हो रही तो उसको हम इंजेक्शन दे सकते हैं थ्रोम्बन का। ठीक है, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। अच्छा, टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू द एंजाइम calcarine increase the formation of kinnins from their precursor kininogen। Kinin produce vasodilation and for this reason calcarine is used in the cases of impairment of blood supply to the tissue of the extremities and heart। जो डीप लेवल तक ब्लड की ट्रांसपोर्ट करनी अगर होनी है, यानी कि अगर डीप टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंच रहा तो फिर हम एक प्रोटीन देते हैं कैल्करीन। ये क्या करती है? ये किनिन प्रोड्यूस करती है जो कि वैसोडाइलेशन करती है और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है डीप टिश्यू तक। एंड और ये ब्लड सप्लाई की जो डिजीजेज होती हैं जो टिश्यू तक नहीं जा रहा उसको क्योर करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा हाइलोरोनिडेज एंजाइम देते हैं उन लोगों को जिनके अंदर आर्थ्रियोरेथ्राइटिस होती है, उसको हम हाइलोरोनिडेज एंजाइम उन लोगों को देते हैं जिनके अंदर हाइलोरोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है या कंड्राइटन सल्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एंड दस काजेज ए लूजनिंग ऑफ डीप लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, तो अगर आपने स्किन की लेयर को सॉफ्ट करना है तो उसके ऊपर जो लेयर होती है हाइलोरोनिक एसिड की या कंड्राइटन सल्फेट की, उसको ब्रेक करने के लिए हम हाइलोरोनिडेज एंजाइम देते हैं। ठीक है, ताकि स्किन की जो लेयर है ऊपर वाली वो लूज हो जाए और उसके ऊपर इंजेक्शन भी इजीली हो जाए और जो आपने ड्रग्स देनी है स्किन के थ्रू वो भी इजीली चली जाए। It has been used for increasing the rate of fluid absorption from the subcutaneous tissue and in the treatment of sprains, hematomas and thrombophlebitis। ये कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि टिश्यू के अंदर तक फ्लूइड नहीं जाता
तो टिश्यू के अंदर तक फ्लूइड ले जाने के लिए हम हाइलुरोनिडेज एंजाइम देते हैं। ठीक है। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन दीज आर यूज्ड टू डिग्रेड नेक्रोटिक टिश्यूज, यानी कि जो टिश्यू बढ़ गए हैं उनको ब्रेक करने के लिए। मासेस ऑफ पस, यानी कि जो पस के अंदर प्रोटीन की मासेस इकट्ठी हो गई हैं उसको ब्रेक करने के लिए। सिक्रीशन एंड फ्यूजन दस प्रोड्यूसिंग ए क्लीनिंग ऑफ द वाउंड्स एंड एक्सीलरेटिंग वाउंड हीलिंग, यानी कि इसको हम वाउंड हीलिंग में यूज करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन होती हैं जो पस प्रोड्यूस करती हैं, उस प्रोटीन को ये डैमेज करती हैं। Chymotrypsin is also used orally by injection in these conditions. RNA and DNAs, these are used in the form of streptodornas for the disinfection of pus. ठीक है। तो इसको हम किसी इंजेक्शन के थ्रू जो है ना, जहाँ पे पस होती है वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो भी इसको खत्म कर देती है पस को। इसके अलावा एल एस्पारेजिनेज एंजाइम बहुत यूजफुल है ल्यूकेमिया के लिए, स्पेशली इन चिल्ड्रन। जहाँ पे ल्यूकेमिया होता है वहाँ पे एस्पारेजिन जो अमाइनो एसिड होती है उसकी मांग बढ़ जाती है, उसकी जरूरत बढ़ जाती है एस्पारेजिन अमाइनो एसिड की। तो एस्पारेजिनेज एंजाइम जो है वो एस्पारेजिन जो कि उधर रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यू के लिए चाहिए होता है वो नहीं होता, जिसकी वजह से कैंसर की जो प्रोलिफरेशन है, ग्रोथ है, वो रुक जाती है। द अमाइनो एसिड एस्पारेजिनेज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम एसेंशियल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ कैंसर सेल। तो कैंसर सेल की प्रोलिफरेशन नहीं होगी अगर हम एस्पारेजिनेज एंजाइम देते हैं। इसके अलावा अगर वाइड स्प्रेड क्लोटिंग होती है तो फिर हम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम देते हैं, वो डाइजेस्ट कर देता है फाइब्रिन क्लोट्स को, और जिसकी वजह से क्लोटिंग नहीं होती। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी थ्रोम्बस बन जाते हैं, उसको भी ब्रेक करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं। अच्छा, ये तो है ये उसका फिजियोलॉजी का टॉपिक है, इसको हम नहीं करेंगे। तो आगे आ जाएं एमसीक्यूज की तरफ। ये आपको आ सकते हैं एमसीक्यू। हाँ, मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज सजेस्टेड बाय, अगर क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज का जो लेवल है 160 यूनिट पर लीटर से बढ़ गया है, ठीक है, यानी कि 6% से बढ़ गया है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कौन सा एंजाइम इंक्रीज करता है? तो क्या लिखेंगे आप? CK2। ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसमें CK2 का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। ये हम पहले ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I का लेवल भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन में बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I का लेवल बढ़ जाता है, मायोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ जाता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर। लीवर डिजीज में इन एंजाइम का लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, इन सब का बढ़ जाता है लीवर डिजीज में, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ALT है। इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? ALT। जिंक इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। किसका इंटेग्रल पार्ट होता है? वो कार्बोनिक एनहाइड्रेट का। ये तो एंजाइम का चैप्टर है, ये एंजाइम है। अच्छा, यहाँ तक ये आपका हो गया क्लिनिकल डायग्नोसिस कंप्लीट। अब इसमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन करें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। हाँ जी, क्वेश्चनिंग करें आप। सर ये जो सारे एंजाइम है जिनकी लेवल इंक्रीज करने से मेरे डिजीज का पता चलेगा, इनका लेवल सर ब्लड में इंक्रीज होगा? ब्लड में इंक्रीज होगा, फिर ब्लड में ही आप चेक करते हैं उसको। हाँ जी, आज कोई नहीं क्वेश्चन कर रहा।
सर ये आप स्लाइड भेज देंगे? हाँ जी, अभी भेज देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, क्वेश्चनिंग करें ताकि आपके कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। सर ये नाम थोड़े से कम हो सकते हैं? और नाम एक जैसे ही है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ALT AST है, इसके अलावा CK है, LDH है, ठीक है। इसके अलावा अल्कलाइन फास्फेटेज इम्पोर्टेंट है। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो स्पेसिफिक हैं इम्पोर्टेंट डिजीज के लिए, ठीक है। तो इसको आपने खुद एनालाइज करना है कि इसमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं। सर पेपर में तो इम्पोर्टेंट आता ही नहीं है। क्यों? सर हमने पिछली दफा मिड में एंजाइम दिया ही नहीं सर, हमने इतनी लंबी स्लाइड्स पढ़ी। वो तो मुझे कंफ्यूजन होगी थी कि एग्जाम जो है शायद मिड में हो गया है, वरना मैं कोई टॉपिक छोड़ता नहीं हूँ, मेरी आदत है।